अगर अब की बार इस लोकसभा चुनाव के अंदर अगर यही सरकार दोबारा आ गई तो आने वाले टाइम में ना संविधान बचेगा, ना वोट की ताकत बचेगी और ना आरक्षण बचेगा। और जब ये चीज नहीं बचेगी तो ना देश बचेगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए इकट्ठे होकर, एकजुट होकर अपनी वोट की ताकत से इस सरकार को झुकाकर और इस देश को और संविधान को बचाने का काम करें, ताकि ये प्राइवेटाइजेशन रुके, ये नीलामी रुके और बहुसंख्य समाज को आरक्षण का लाभ मिले, वो अपने को और देश को मजबूत कर सके। आपने 10 साल के अंदर कितना विकास किया उस पर आप वोट मांगिए ना। आप मंगलसूत्र की बात कर लोगों के माइंड को वॉश करना चाहते हो, ये लोग समझ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप जो इस समय वर्तमान के अंदर जो लोगों को एक जहर घोलने का काम कर रहे हो, भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हो, जो आपके राज के अंदर 10% लोगों के पास 75% कैसे उनके पास संपत्ति देश की पहुंच गई, इसका जवाब हमें चाहिए। कैसे ईवीएम के द्वारा हमारी वोट की ताकत खत्म हो रही है, कैसे आज संविधान को जो 400 सीटों की आप बात कर रहे हो, उस 400 सीटों पर आपके ही कर्नाटक के हेगड़े जी सांसद जी कहते हैं कि अब की बार 400 सीटें हमें दीजिए, हम आरक्षण को बदल देंगे। या तो ये प्राइवेटाइजेशन और नीलामी को बंद किया जाए, और ये अगर बंद नहीं होता है तो जो इस समय जो दूसरे चरण की लोकसभा की वोटिंग जो 26 अप्रैल को होने जा रही है, मैं अपने देश के सभी बहुसंख्य समाज के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाइए, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो नहीं उठाएगी, वो हजारों में है और हम 100 करोड़ से भी ज्यादा हैं। अगर 100 करोड़ लोग इस मुद्दे को, अपने हक अधिकार की बात को अगर मोबाइल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर इस देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोग अपने मैसेज को इस सरकार तक पहुंचाएंगे। और अगर फिर भी नहीं मानती है तो हमारे पास बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा हथियार दिया लोकतंत्र के अंदर, वोट की ताकत। ये वोट की ताकत ही हमारे पास है जिससे हम सत्ता में भी आ सकते हैं और जिसको चाहे सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं। और आज वर्तमान में जो सरकार बैठी हुई है, ये लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर घोल रही है। कहीं ना कहीं अब विकास की बातें बिल्कुल इस चुनाव में खत्म हो चुकी है, मंगलसूत्र तक बात आ चुकी है। अरे जिस मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वहां पर देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करते। राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तमाम विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई के मुकदमे झूठे लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया जा रहा, इस पर बात नहीं कर रहे। देखिए 14 में जब ये सरकार आई थी तो इसने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन 14 से 24 के अंदर जिन सरकारी उपक्रमों के अंदर देश के 90% बहुसंख्य समाज के लोगों को सरकारी नौकरी और जिन सरकारी बैंकों के माध्यम से बहुसंख्य समाज के जो 90% लोग हैं वो सरकारी बैंक से कम इंटरेस्ट पर और लोन लेकर अपने लघु उद्योग, स्वरोजगार योजनाएं, फैक्ट्री, अपना बिजनेस कर अपने को, देश को मजबूत करने का काम कर रहे थे। लेकिन 14 से लेकर और आज 24 आ गई है, 24 के अंदर लगातार अपने कुछ दोस्त उद्योगपतियों को, इस देश की लाभ में चल रही कंपनियों को औने पौने दाम में बेचकर उसके पीछे एक ही मंशा, इनकी सीधी सी मंशा यही है कि ये मन्नुवादी सरकार ये चाहती है जो बाबा साहब के संविधान ने जो आरक्षण दिया और जो मंडल आयोग की सिफारिश 93 में लागू होकर 27% ओबीसी को आरक्षण मिला, और उसको मिलने के बाद लगातार डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस और राजनीति में 90% बहुसंख्य समाज जो देश के मूल निवासी हैं वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। तो ये मन्नुवादी सरकार इसीलिए देश की लाभ में चल रही कंपनियों को भी
अपने उद्योगपतियों को पौने पौने दाम में बेचकर हमारे आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा या कोई कंपनी लाभ में चल रही है उसकी नीलामी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक SC ST और OBC का उसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो ये सीधा सा उनकी मंशा है कि SC ST OBC को आरक्षण के दायरे से बाहर लाया जाए ताकि ये बड़े बड़े पदों पर ना पहुंच पाए। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो जो सरकारी बैंक है जब मार्केट में होता है तो उसकी सरकारी स्कीमें होती हैं जिसका लाभ लेकर हमारे लोग छोटे छोटे उद्योग लगाकर पैसा कमाकर मजबूत हो रहे थे। अब प्राइवेटाइजेशन बैंक होने के बाद बैंक की अपनी पॉलिसी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, स्कीमें कम हो जाएगी क्योंकि सरकारी स्कीमें ज़्यादा होती हैं। अगर गवर्नमेंट का PSU अगर मार्केट में होता है तो जो उपभोक्ताओं को जो चीज़ें मिलती हैं वो उसकी जो वैल्यू है वो स्थिर रहती है। लेकिन जैसे वो प्राइवेटाइजेशन में आ जाता है तो वो फिर जिस उद्योगपति के अंडर आता है वो अपने हिसाब से मार्केट में उसको लाता है और उसके हिसाब से ही वो चलाता है। तो सीधा सा मेरा ये कहने का मतलब है कि ये प्राइवेटाइजेशन सीधा सा है आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना और बहुसंख्य समाज के लोग जो बैंकों से लोन लेकर कम इंटरेस्ट पर जो अपने उद्योग चला रहे हैं, स्वरोजगार योजनाएं चला रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उनको रोकने का एक षड्यंत्र है। सरकार पहले क्या होता था, जो सिख कंपनीज होती थी जो घाटे में चलती थी उसकी नीलामी या उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाता था ताकि वो लाभ में आ जाए। लेकिन आज वर्तमान में 14 से लेकर अब तक चाहे वो बेल ले लो, चाहे गेल ले लो, चाहे वो NMDC ले लो, चाहे BPCL ले लो, MMTCL ले लो, और इतनी अनेकों कंपनियां हैं जो लाभ में चल रही हैं। लेकिन आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना और बहुसंख्य समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करने का ये षड्यंत्र लगातार चल रहा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि इस वर्तमान में जो मन्नूवादी सरकार बैठी है, आप कांग्रेस की बात करते हो, आप लालू मुलायम परिवार की बात करते हो, क्या परिवारवाद से देश का भला हो जाएगा? क्या परिवार बोलने से देश का भला हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा? नहीं होगा। आप देश के लोगों को गुमराह मत कीजिए, चाहे वो मंदिर मस्जिद के नाम पर हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर हो। आपने ये कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज गेल बेल रेल जेल, आपने हवाई अड्डा, बस अड्डा, लाल किला, कुतुब मीनार, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपने अपने दोस्त उद्योगपतियों को नहीं दिया हो। तो क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम आपको क्यों वोट दें इस चुनाव के अंदर? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था जो बाबा साहब ने संविधान में दी है, जो हमारी सरकारी जो कंपनियां, जो उपक्रम जो चल रहे हैं आज़ादी से लेकर अब तक, उसको प्राइवेटाइजेशन रोका जाए, उसकी नीलामी रोकी जाए। क्योंकि इनकी वजह से, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से आज ग्रुप C और D के जो लाखों हमारे बहुसंख्य समाज के लोग नौकरी करते थे, जो उस नौकरी की वजह से उनका परिवार मजबूत होता था और वो सुविधा मिलती थी, आज आपकी प्राइवेटाइजेशन नीलामी की वजह से और आपके वो उद्योगपति जिन्होंने इसको खरीदा है, जिसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, आज वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमारे लोगों को रखकर उनको बंधुआ मजदूर बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये चीज बहुसंख्य समाज के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अब जागरूक हो चुके हैं और मैं बहुसंख्य समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि अब आप जागरूक होकर इस लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी वोट की ताकत से अपने उम्मीदवार जो आपकी संविधान की बात करें, जो आपकी वोट की ताकत को बचाने की बात करें, जो सरकारी उपक्रम जो संस्थाएं हैं उनको जो है ना बेचने की बात करें, जो आपके विकास की बात करें, उसी को वोट देकर आप सरकार चुनने का काम करो। जो सूरत का मामला है ये पहली बार नहीं हो रहा। 14 से लेकर 24 के अंदर चाहे वो ED CBI का इस्तेमाल कर कर मध्य प्रदेश की सरकार को, गोवा की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, अनेकों सरकारों को घेर कर इन्होंने अपनी सरकार बनाने का काम किया।
मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब मोदी जी के साथ सब लोग हैं और उन्होंने इतना काम किया है, तो क्यों उनको सरकार तोड़ने की जरूरत पड़ रही है? क्यों उनको कांग्रेस के चुने हुए नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की बात जरूरत पड़ रही है? और यही मैं बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि इसका ट्रेलर पहले ही चरण में आ चुका है। जिस सूरत लोकसभा के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी के साथ 8 और उम्मीदवार थे जो वहां पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया था, तो आप सोचिए कितनी तानाशाही चल रही है कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार का पर्चा किसी कारण से अगर खारिज हो गया तो वो 8 जो पर्चे बिल्कुल ओके थे, वो 8 उम्मीदवारों पर कैसे दबाव बना, ये आपको सोचना पड़ेगा। उनको कहीं ना कहीं सारे साम दन भेद अपनाकर या उनको डराकर या उनको कुछ ना कुछ धन की व्यवस्था कराकर ही उनको बैठने पर मजबूर किया गया। अगर आज चुनाव से पहले ऐसा है तो चुनाव जीतने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि ना तो आने वाले टाइम में इस देश में कभी चुनाव होगा और ना ही संविधान बचेगा, और ना संविधान बचेगा तो बहुजन समाज के लोगों का जो अधिकार हक मिला हुआ है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी वोट की ताकत का इस लोकतंत्र में ईमानदारी से ईमानदार उम्मीदवार को वोट देकर और इस तानाशाही सरकार को हटाने का काम करो, ताकि देश, संविधान और समाज और आरक्षण बच सके। जय हिंद, जय भारत।